और बच्चों, क्या हाल है? तैयारी चल रही है? कल मैंने आपके लिए एक 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट डाला था। आप लोगों ने देखा होगा उन प्रश्नों को, बहुत ही अच्छे सेट थे जिनसे आप परीक्षा में क्वेश्चन देखिएगा, मिलते जुलते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल किरण सिविल सर्विस पर आज एक बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट डाला है 150 प्रश्न का। आप उन्हें भी हल करें और मैं अब बाद में उसका उत्तर भी दूंगी व्याख्या सहित। आज मैं अपने वीडियो पर जाऊं उससे पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि नादिर शाह जो ईरान का शासक था उसका आक्रमण भारत पर कब हुआ। तो नादिर शाह का आक्रमण भारत पर 1739 ईस्वी में हुआ था। ये वो समय था जब नादिर शाह हमारे मुगलिया सल्तनत से तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन भी उठाकर लूट कर ले गया और इसी तख्ते ताऊस में कोहिनूर हीरा, दुनिया का सबसे बहुमूल्य और बड़ा हीरा, लगा हुआ था। आज का प्रश्न चलते चलते वीडियो के किसी हिस्से में होगा। यहाँ मैंने आज बात करनी है आपके साथ बिहार की मिट्टियों के विषय में। हम लोग बिहार के भूगोल को देख रहे हैं। बिहार के भूगोल में मैंने इससे पहले आपके साथ नदियाँ, झील और जलप्रपात किया। नदियाँ और नदियों से लाए गए अपशिष्ट से ही निर्मित होती हैं मिट्टियाँ। जिस तरह हमने नदियों को 2 भागों में देखा, उत्तरी बिहार की नदियाँ और दक्षिणी बिहार की नदियाँ, अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ। उसी तरह जो मिट्टियों का निर्माण है वो भी कई रूपों में होता है। उत्तर बिहार में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके रासायनिक और भौतिक गुण अलग होते हैं। दक्षिणी बिहार में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके रासायनिक और भौतिक गुण अलग होते हैं। ये उनके कण के आधार पर, जल संग्रहण की क्षमता के आधार पर, उनके नमी को संजो कर रखने के आधार पर हम जल के विशिष्टता को देखते हुए, मिट्टी की उपयोगिता को देखते हुए मिट्टियों को कई श्रेणियों में विभक्त करते हैं। अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार के उत्तरी भाग में वर्षा अधिक होती है जबकि दक्षिणी भाग में वर्षा कम होती है। बिहार के उत्तरी भाग में वर्षा 130 से 140 सेंटीमीटर तक होती है, जिसके कारण उस क्षेत्र में नमी की मात्रा अधिक होती है। उत्तरी बिहार में क्योंकि नदियां हिमालय से आती हैं तो भी उनमें जल अधिक होता है तो नमी अधिक होती है। उसके विपरीत यदि हम दक्षिण बिहार को देखें तो यहाँ वर्षा 90 से 100 सेंटीमीटर तक औसतन होती है। तो नमी की कमी, जल की कमी, नदियाँ युवा अवस्था में ना होकर वृद्ध अवस्था में हैं तो मिट्टियाँ कठोर हो जाती हैं। तो इसलिए दोनों क्षेत्र की मिट्टियाँ भिन्न भिन्न हो जाएंगी। मैंने आपके लिए यहाँ मिट्टियों के प्रकार, इन प्रकारों को प्रमुखता से बिहार के किन जिलों में पाया जाता है, कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है और कौन सी मिट्टी का रासायनिक और भौतिक क्या गुण होता है, यानी उसकी केमिकल बॉन्डिंग एंड फिजिकल स्ट्रक्चर, दोनों यहाँ आपके साथ मैंने व्याख्या कर दी है। आप यदि चाहें इसे कॉपी पर चार्ट बनाकर लिख सकते हैं। अगर हम बात करें मिट्टियों की तो सबसे पहली मिट्टी है बांगर मिट्टी। सबसे पहली मिट्टी मैंने यहाँ जो लिखी है वो है बांगर मिट्टी। इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ था वो इसी मिट्टी का हुआ था। इसे कहीं कहीं केरल या केवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। केरल या केवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। प्रश्न पूछा हुआ बीपीएससी में कि किस जिला में पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, किस जिला में नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो सबसे पहली मिट्टी हो गई बांगर मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी या केरल मिट्टी या केवाल मिट्टी। अब देखिए इसका क्षेत्र जो है वो है गया, रोहतास और पटना। ये 3 जिला इसका प्रमुख क्षेत्र है। इसमें से कोई भी जिला अगर दे दिया तो आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा ये देखिए ये सारे दक्षिण बिहार में है, इनमें से कोई भी उत्तर बिहार में नहीं है। उसके बाद ये उपयुक्त होता है ज्वार की खेती के लिए,
बाजरा की खेती के लिए, धान की खेती, गेहूं की खेती, अरहर की खेती, ये सारे मोटे अनाज में लगभग आते हैं। ज्वार बाजरा, तो ज्वार बाजरा धान गेहूं अरहर इस तरह की कृषि के लिए ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, बांगर मिट्टी है, उपयुक्त होती है। ये क्षारीय होती है, ये अम्लीय भी होती है और इसका रंग गहरा भूरा होता है। तो ये क्षारीय और अम्लीय इसके केमिकल हो गए और गहरा भूरा इसकी भौतिक अवस्था हो गई। इसके बाद हम जो दूसरी मिट्टी को देखेंगे वो है बलथल मिट्टी। ये खासकर नदियों के तट पर पाई जाती है। गंगा जो हमारे बिहार के बीचों बीच लगभग बिहार को 2 भागों में बांटता है, तो इसका जो क्षेत्र है यहाँ तो हम लोग देखते हैं कि कहीं बांगर, कहीं खादर, कहीं टाल मिट्टी, लेकिन जैसे जैसे इसके क्षेत्र से हम लोग दूर जाते हैं और पठारी भूभाग की तरफ जाते हैं तो वहाँ कठोर मिट्टी मिलती है और यही मिट्टी को हम लोग बलथल मिट्टी कहते हैं। ये चट्टानी मिट्टी भी इसको कहा जाता है, पहाड़ी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका खास क्षेत्र जो बिहार में है वो है कैमूर का क्षेत्र, क्योंकि कैमूर पहाड़ियों का क्षेत्र है। उसके बाद ये मिट्टी उपयुक्त होती है ज्वार बाजरा और अरहर यानी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। इसे मोटे अनाज के तौर पर देखा जाता है। इस मिट्टी में मैंने पहले बताया कि पहाड़ी मिट्टी है, पठारी मिट्टी है, तो रेत कंकड़ आवश्यक होगा क्योंकि चिकना नहीं होगा, ये अम्लीय होगा और इसका रंग पीलापन लिए हुए लाल रंग होगा जो कि पठार का रंग होता है, क्योंकि पठारों के ही अपर्दन से इनका निर्माण होता है, पठारों के ही टूट फूट से इनका निर्माण होता है। इसके बाद अगर बात करें टाल या टाल मिट्टी की, टाल या टाल मिट्टी की, तो ये मिट्टी मैंने अभी जो बोला कि गंगा के आसपास पाई जाती है। जो गंगा का क्षेत्र है, जो गंगा का मैदानी भाग है, तो इस क्षेत्र में आपको पटना आता है, बाढ़ आता है, मुंगेर आता है, ये सब गंगा के तट से लगा हुआ क्षेत्र है। और ये जो इस तरह की मिट्टी होती है ये खासकर दलहन, गेहूं और तिलहन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। आपको पता ही होगा कि बाढ़ के पास मोकामा में ही दलहन अनुसंधान केंद्र भी है बिहार का। टाल का क्षेत्र दलहन के लिए बहुत फेमस है। बारीक से मोटे कण यानी महीन से थोड़े से मोटे कण होते हैं। इनका रंग धूसर रंग या भारी मिट्टी भी इनको कहा जाता है। इसके बाद अगली मिट्टी है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी ये जो हिमालय का तराई क्षेत्र है, निचला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जहाँ वन उगते हैं वहाँ पाई जाती है। तो हिमालय के तराई क्षेत्र में हमारा जिला आता है चंपारण और किशनगंज, ये दोनों पहाड़ी भाग है, चंपारण और किशनगंज। ये मिट्टी धान के लिए, रेशेदार फसल पटसन के लिए और गन्ने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इस तरह के क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी की खूबी है कि रेत तथा कंकड़ युक्त होती है और इसका रंग भूरा व हल्का पीला होता है, क्योंकि ये हिमालय के तराई भाग में, हिमालय के निचली भाग में है। अगली मिट्टी जैसे मैंने यहाँ बताई थी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, उसी तरह नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। क्या बोलते हैं? खादर कहते हैं। जो गंगा के द्वारा नए भूभाग का निर्माण बाढ़ के कारण, अपर्दन और निक्षेपण के कारण हुआ है, तो नए निर्मित मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। पुराने को बांगर और नए को खादर। बिहार का, उत्तर बिहार का बहुत बड़ा भूभाग इस क्षेत्र में आता है। जैसे आप देख सकते हैं मुंगेर है, चंपारण है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर। इनमें से किसी भी जगह का नाम दे दें और पूछे यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पाई जाती है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, नई निर्मित जलोढ़ मिट्टी है। ये अरहर के लिए, रेशेदार फसल जूट के लिए, गन्ना के लिए, गेहूं के लिए, धान के लिए, मक्का के लिए, चना के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार की कृषि के लिए उपयुक्त है। क्योंकि नई मिट्टी है तो उपजाऊ क्षमता भी अधिक है, गीलापन समाने की क्षमता भी अधिक है और जीवाश्म की मात्रा भी भरी पड़ी हुई है। अब अगर इसका हम रासायनिक और भौतिक रूप देखें तो इसमें चूना, क्षार की कमी है।
चूना और क्षार की कमी है। इसका रंग गहरा भूरा और काला है और ये उर्वर है। उर्वर मतलब ये उपजाऊ है। तो आप देख रहे सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की यहाँ खेती हो रही है और ये कई स्थान पर पाई जाती है। इसके बाद बिहार की अंतिम मिट्टी है जिसको बाल सुंदरी मिट्टी भी या बलुआई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बाल सुंदरी मिट्टी या बलुआई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार में सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, सारण यानी छपरा का एरिया, मुजफ्फरपुर इन कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर खादर मिट्टी है तो कुछ जगहों पर बलसुंदरी मिट्टी भी है। इस मिट्टी में फसल जो होता है वो होता है गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का और तंबाकू। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। तंबाकू का उत्पादन सिर्फ इसी क्षेत्र में होता है और ये चूना और क्षार, यहाँ चूना और क्षार की कमी थी और इसमें चूना व क्षार युक्त होता है। गहरा भूरा और सफ़ेद रंग में ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी कुछ नालंदा जिला के क्षेत्र में भी पाई जाती है जहाँ पर बादाम और आलू की खेती होती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा बिहार की मिट्टियों को। आज का हमारा प्रश्न है आपके लिए कि अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था। प्रश्न सुनिएगा, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था। विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह को कहते हैं। तो अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था, कमेंट में आंसर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कल।